गुड मॉर्निंग। एक बार सभी का स्वागत है क्लास में। नोटिफिकेशन में जा चुका था, थंबनेल पे आप देख ही रहे हैं कि आज का टॉपिक मैंने कल भी आपसे बताया था कि आपको जो है हम एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ाएंगे। एडवांस मैथमेटिक्स में आपको जो है दो तीन चीज़ें हो सकती थी, जैसे कि ज्योमेट्री हो सकता था, मेंसुरेशन हो सकता था। भाई दो ही चीज़ तो बेसिकली अलजेब्रा का पोर्शन होता है, बट अलजेब्रा आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कराने होंगे मुझे, और मैं कराऊंगा। इसमें आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री पे आधारित है, ज्यामिति पे बेस्ड है। आपको थंबनेल में दिया गया है 2 से 3 लेक्चर मुझे लगेगा, दो तो मिनिमम लगेगा, प्रैक्टिस छोड़ दें अगर, तो कि हम पूरे टॉपिक अच्छे से कवर करा पाएँ। तो हम इसको प्रॉपर समझाएंगे जिससे कि आपको सारा ज्योमेट्री का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेंसुरेशन में आएंगे तो मेंसुरेशन में आपको दोनों फिगर डिस्कस करने हैं, सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर, क्योंकि अब नया थोड़ा सा प्रारूप बढ़ा है। और एक चीज़ बताने को आपका था कि तबीयत अब कुछ बेहतर है, पहले की तुलना में काफ़ी सही है। प्रॉपर वीडियो चल रहा है, आप लोग आवाज़ जा रही है कि बफरिंग हो रही है? वीडियो नहीं चल रहा है, श्योर करें आप लोग कि रुक रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है प्रॉपरली। बफरिंग हो रही है। चलिए हम 1 मिनट देख लेते हैं, फिर से मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ वीडियो के लिए। मैं आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ वीडियो। सुविधा के लिए थोड़ी सी खेद है कि आपकी जो है रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी थोड़ी देर में आपको अगर वीडियो प्रॉपर नहीं हुआ है तो अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू है, मैंने भी पता किया। बाकी आप लोग लाइव रहिए, देखिए, टॉपिक को समझिए। थोड़ी बहुत अगर असुविधा हो रही, इंटरप्शन हो रहा है तो उसको मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम जो है अभी थोड़ी देर में वीडियो आपका प्रॉपर अपलोड हो जाए। हम लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं इसकी। आप लोग लाइव रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक सूचना थी आपको बताने को, जैसे एक टॉपिक था कैलेंडर, आपने देखा है तो हमने रिक्वेस्ट किया रवि सर से कि वो आकर के कैलेंडर रीजनिंग का पोर्शन होता है तो आपका कवर करा देंगे 2 से 3 क्लास में। तो आप जो है देखिएगा, उसको भी टॉपिक समझिएगा। मैंने चेक करवाया, थोड़ी सी टेक्निकल इशू है। आप लोग लाइव रहिए, देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाकी भी थोड़ी देर में पूरा लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। समझिए आज के टॉपिक को, और जो आज हम पढ़ाने जा रहे थे आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन बेसिक फैक्ट होते हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के। तो आज का टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्यामिति। क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ना है और कितने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। समझिएगा ज्योमेट्री के बारे में। आप लोग ज्यामिति का अर्थ अच्छे से क्लियर करिए, क्या होता है, और उसके पहले हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें देखिए 3 चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है ज्यामिति में। या ज्यामिति को सबसे पहले समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है ज्योमेट्री। अगर इंग्लिश को हम प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे देखें तो 2 पार्ट्स में बटा होता है वर्ड, एक जियो, दूसरा मिट्रियान। जियोमेट्रियान, जियो मीन्स होता है अर्थ, अर्थ मीन्स आपको पता है धरती, या जो भी हमारा पोर्शन, अर्थ कह सकते हैं इसको, और इसको कहते हैं मीजरमेंट। मीजरमेंट मतलब अर्थ को मीजर करने का एक प्रोसीजर ज्योमेट्री कहलाती है। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी चीज़ को मीजर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ज्योमेट्री की।
तो ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसमें हमें किसी भी स्केल फैक्टर्स को या किसी भी वैल्यूज़ को हमें उसके सही स्केल को डिसाइड करने का एक जरिया, एक कॉन्सेप्ट मिलता है। इस टॉपिक को अगर हम समझें तो यहाँ पे इसके जो इन्वेंटर थे, जो इनको डिसाइड किया जिन्होंने, वो एक्चुअली सारा श्रेय जाता है यूक्लिड को। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यूक्लिड। उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। वो इसके जो है इन्वेंटर बोले गए हैं। अब आप देखिएगा ज्योमेट्री में हमें अब पढ़ना क्या है। मतलब पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए, किसी, मैंने कहा अर्थ सरफेस के किसी भी पोजीशन को, किसी भी पार्ट को मेजर करने का एक माध्यम है ज्योमेट्री। मतलब किसी भी जगह को अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड ही ना हो, चाहे आपकी अपनी कॉपी हो, चाहे आपका अपना फ्लोर हो, चाहे आपकी अपनी सीलिंग हो, फर्श हो, छत हो, कुछ भी किसी भी जगह के मेजरमेंट के पोर्शन को, मेजरमेंट के क्राइटेरिया को हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू डन करते हैं, ज्योमेट्री से करते हैं। तो बातें हमको ज्योमेट्री की यहीं से शुरू ही करनी है। देखिएगा, 3 बेसिक बिंदु हमें डिस्कस करने पड़ते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत आकर के, वहाँ से हम चल कर के चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं। तो आप समझिएगा, सबसे पहला पार्ट ज्योमेट्री का जो कि कहलाता है पॉइंट। क्या कहलाता है? पॉइंट। हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के लिए आप सरफेस समझिए, किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग। हम एक प्लेन सरफेस पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। हम एक बोर्ड है मेरे पास, ये प्लेन सरफेस है, समतल आकृति है। इस आकृति पर हम किसी एक लोकेशन को मेजर करने जा रहे हैं। वो लोकेशन क्या है, वो जगह क्या है, उसको हम लोग एक क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, एक बिंदु कहते हैं। एक बिंदु कहलाया। बिंदु मीन्स एक पॉइंट, दैट इज अ स्पॉट, जिसके पास अपनी कोई ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। ना कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है। एक ऐसे पोजीशन को, एक ऐसे पॉइंट को हम लोग जो है बिंदु कहते हैं। जब बिंदु को बिंदु से मिलाते हैं तो मुझे मिलती है लाइन। आप समझिएगा सब लोग, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? लाइन। लाइन मीन्स क्या कहलाती है? रेखा। बिंदु को बिंदु से मिलाते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं, मीन्स लाइन कहते हैं। पहला पॉइंट हमने बताया आपको कि पॉइंट होता है, बिंदु होता है, एक लोकेशन, एक जगह, एक स्पॉट जिसकी अपनी ना तो कोई लंबाई ना तो कोई चौड़ाई होती है, तो उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। अब अगर बिंदु को बिंदु से मिलाते हैं वीडियो नहीं चल रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है। 1 मिनट हम फिर से देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, वीडियो आपकी चली जाएगी अभी थोड़ी देर। मैंने आपसे कहा है कि आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद वीडियो भेज जाएगी तो उसको आप देख लीजिएगा। तो मैं वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइए सब लोग। आप लोग जैसा भी आपको समझ में आता है सुनिएगा, नहीं समझ में आता है अभी थोड़ी देर के बाद आपको प्रॉपर वीडियो भेजी जाएगी। तो हम लेक्चर पूरा अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्री का पहला फैक्ट बिंदु होता है, जिसकी अपनी ना तो कोई लंबाई होती ना कोई चौड़ाई होती है। बिंदु को बिंदु से मिलाते हैं तो रेखा बनती है, रेखा की अपनी एक लंबाई होती है। अब आता है नया पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं एंगल। एंगल को कहते हैं हम लोग कोण। अब कोण क्या है समझिए सब लोग। जब रेखा को रेखा से मिलाते हैं, किसी एक रेखा को दूसरी रेखा से मिलाते हैं, तो जो उनके बीच इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, आपस में बेंडिंग होती है, उसको हम लोग कोण कहते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमको समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट समझ में आ रहे हैं। एक तो बिंदु, दूसरी रेखा और तीसरा कोण। अब इन्हीं तीनों पे पूरी ज्योमेट्री है हमारी। हमको बिंदु समझ में आना चाहिए, हमें रेखा समझ में आना चाहिए, हमें कोण समझ में आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज हमें समझ में आ रहा है तो पूरी ज्योमेट्री में हमें कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया तीनों चीज़ों के बारे में कि अगर एक स्पॉट कहीं पे रखा है जिसकी अपनी ना तो कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है, तो उसको हम बिंदु कहते हैं। एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाते रेखा बनती है, एक रेखा को दूसरी रेखा से मिलाते तो उनके बीच का जो बेंडिंग होती है, जो झुकाव होता है, उसको हम लोग कोण कहते हैं।
अब आती है बात कि कोणों को समझें। एक्चुअली देखिए, मुझे जो आगे जो पढ़ना है यहाँ पे, वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन मतलब रेखाओं के प्रकार पढ़ने हमें, रेखाओं के प्रकार। दूसरी चीज हमें जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। फिर हमें पढ़ना रेखाओं, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। लेकिन आपको रेखाओं का प्रकार तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको कोणों का प्रकार क्लियर रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले किसको पढ़िए, कोणों के प्रकार। तो हमारा जो अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कोण क्या है और किस तरह से कोणों का प्रकार होता है। तो बात करते हैं हम लोग कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक रेखा को दूसरी रेखा के साथ मिलाते हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है, जो बेंडिंग होती है, वही आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इनके टाइप्स की बात किया जाए, इनके प्रकार की बात किया जाए, तो प्रकार देखिए सबसे पहले क्या हुआ। कोण की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, आप लोग समझिएगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा थी ऐसे, अब ये रेखा थी और एक रेखा इसी के ऊपर आकर के ऐसे ही यहाँ पे बिंदु था, ऐसे आप समझ लीजिए। एक हमारे पास इस तरह की रेखा थी, इसी के ऊपर एक रेखा ऐसे पड़ी हुई है। अभी इनके बीच कोई कोण है, नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक रेखा ए बी थी आपके पास और उसी के ऊपर एक रेखा ए सी भी पड़ी हुई है, इसी के ऊपर एक रेखा और पड़ी हुई है, तो इस समय का कोण क्या कहलाता है, 0 डिग्री कहलाता है। तो पहला कोण मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, शून्य कोण, जिसको कहते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल पहला कोण हो गया जीरो एंगल। जब किसी भी तरह का कोई झुकाव नहीं होता, मतलब मान हमारे पास शून्य होता है, लाइन के अंदर कोई भी आपस में चेंजेस नहीं होता है, बेंडिंग नहीं होती है, तो ऐसे कोण को हम लोग शून्य कोण कहते हैं। दूसरी बात करिए, देखिएगा अब ये थोड़ा थोड़ा लाइन उठनी शुरू होती है। यहाँ पे समझे रहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक लाइन थी ओ ए, इसी के ऊपर एक पॉइंट और लाइन पड़ी हुई थी जिसको हम बी कह रहे थे, ओ बी। तो अब दोनों के बीच अभी कोई बेंडिंग नहीं थी, कोई चेंजेस नहीं था। तो इस तरह के जो हम लाइन को हम लोग, इस तरह के जो मूवमेंट को हम 0 डिग्री कह रहे थे। अब थोड़ा सा लाइन जैसे ही उठी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ी, ऐसे पहुंच गई, इस समय के जो कोण को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, देखिए एक चीज दिमाग में रखे रहिए, कोण को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से करते हैं, बीटा से करते हैं, अल्फा से करते हैं, गामा से करते हैं, नीटा से करते हैं। तमाम तरह के ऐसे एंगल होते हैं जिससे कोणों को हम डिनोट करते हैं। अगला कोण मेरे पास क्या है, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है, वह कोण जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 कहाँ होता है, समझे रहिए, 90 यहाँ, ये लाइन 90 डिग्री कहलाएगी। अगर मेरा कोण कोई 0 से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और 90 से नीचे रह जाए, तो ऐसे किसी भी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। मतलब कहने कर तो वह कोण जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, वो सारे के सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप 10 डिग्री कह दीजिए, 15 डिग्री कह दीजिए, 25 डिग्री कह दीजिए, ये सारे कोण आपके क्या होते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर। अब जब वही लाइन आपकी धीरे धीरे यहाँ पे आके टच कर जाएगी, तो इस समय कोण को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल को क्या कहते हैं, समकोण। समकोण वह कोण जो कि 90 डिग्री का होता है। जब वन आपका थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री था, यहाँ पे थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। अभी अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो थीटा का मान जब हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है, मतलब इसके बराबर हो जाता है, तो ऐसे कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। समझते जाइएगा सब लोग। मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 0 डिग्री आपको समझ में आ रहा होगा, यहीं पे इसको मान के चल रहे थे, ये 0 डिग्री था। अब लाइन हमारी थोड़ी सी ऐसे उठ गई, तो इस समय हमारा न्यून कोण हो गया। अब कोण कभी ऐसे बन गया आपका, तो आपका कोण क्या कहलाएगा, समकोण हो गया। इसके बाद देखिए चौथा नंबर आप समझिएगा। फिर अगला कोण जो मेरे पास आएगा, वो आएगा रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हिंदी में होता है अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण होता है जब ये लाइन धीरे धीरे अब इधर बेंड करना शुरू कर जाए और जाके लाइन इसके और इसके बीच में रहे, इसके और इसके बीच में लाइन हमारे पास रहे, मतलब यहाँ पे रहे। तो कहने का मतलब जब कभी थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन क्या होता है, 180 डिग्री होता है,
तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो एक कोण कुछ इस प्रकार से बनता है, एक कोण आपका अधिक कोण है। जब 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो ऐसे किसी भी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण के बाद फिर से आगे देखते जाइएगा, आप सबको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा सबका। इसके बाद आता है, अब धीरे धीरे यही लाइन जो आपकी ये जो लाइन थी हमारे पास, ये लाइन देखिएगा, हमने यहाँ तक इस तरह से बनाया था कि उठ के यहाँ पहुँची थी तो 90 हो गई थी, यहाँ से स्टार्ट किया था 0 पे। अब जब यहाँ से झुक के आई और ऐसे हो गई लाइन, तो इस समय के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? सरल रेखा पर बना कोण, सीधी रेखा पर बना कोण। तो स्ट्रेट एंगल आपके पास जो होता है उस समय थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। जब थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसे कोण को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, रेखा पर बना कोण कहते हैं। छठा नंबर देखिएगा सब लोग। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? जब यही एंगल आपका क्या हो जाए? 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो जाए, तो आप समझिएगा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल तब होता है जब कोण हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। मतलब कोण का जो प्रारूप होता है कुछ ऐसे बन के आता है। ये देखिए, ऐसे कोण को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम वो कह दें, इसको ये कहते हैं, यही लाइन झुक कर यहाँ पहुँच गई है, तो ऐसे कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद लास्ट में जो एक कोण बनेगा वो आपका कंप्लीट एंगल कहलाएगा। देखिएगा 7वां नंबर, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा कि जब कभी कोण, अब यही लाइन हमारी पूरी घूम जाए, कुछ ऐसे हो जाए, मतलब ये पूरी की पूरी घूम जाए एक बार, तो ऐसे कोण को हम लोग कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री बोलते हैं। वह कोण कंप्लीट एंगल कहलाता है जिसका मान कितना होता है? वह कोण आपका जो है 360 डिग्री जो होता है, वही कोण आपका क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल कहलाता है। संपूर्ण कोण हिंदी में इसके कहते हैं हम लोग, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो इस कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। अब यहाँ पे इतने तरह के कोण तो हमने अच्छे से पढ़े कि इस तरह के कोण होते हैं हमारे पास, जो मैंने आपको टाइप टू टाइप बताया। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि किसी बिंदु पर बना कोण समकोण ही 360 डिग्री ही होता है। यहाँ एक नोट समझे रहिएगा आप लोग, किसी बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री के बराबर होता है, बराबर होता है। किसी बिंदु पर बना कोण, जैसे ये बिंदु है आपका, इस कोण को हम लोग हमेशा 360 डिग्री मानते हैं, जो कोण आपका 360 कहलाता है। कुछ और कोणों के प्रारूप होते हैं, तो मतलब आपने ये समझा होगा। एक मैं टेबल ऐसे छोटा सा बना दे रहा हूँ, देख लीजिए सब लोग। मैंने क्या बनाया? 0 डिग्री मतलब शून्य। आपने देखा शून्य कोण, एक कोण के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। लाइन कुछ ऐसी होती है। न्यून कोण, न्यून कोण में थीटा आपका ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 90 होता है। इस समय लाइन कुछ ऐसे हो जाती है। राइट एंगल सम कोण, थीटा आपका जो है 90 डिग्री होता है, कुछ ऐसे लाइन हो जाती है। अधिक कोण, थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है और लेस देन 180 डिग्री हो जाता है, कुछ ऐसे लाइन हो जाती है। सरल कोण, सरल रेखा पर जो बना कोण होता है वो आपका थीटा 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, कुछ ऐसे लाइन हो जाती है। रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग, बृहद कोण। थीटा आपका ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है, तो आपका जो है एंगल कुछ ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास लास्ट में होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, थीटा आपका 360 डिग्री के बराबर होता है, ये बिंदु पर बना कोण। इस प्रकार से सारे कोणों के प्रारूप हमको समझ में आते हैं। ये आपके टाइप्स हो गए। अब टाइप्स के बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, कोणों से रिलेटेड ही है।
इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। देखिएगा, सम अनदर फैक्ट्स रिलेटेड टू एंगल, सम अनदर फैक्ट्स रिलेटेड टू एंगल, कोणों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे समझिएगा आप लोग, एक पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, एडजेसेंट एंगल, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, मतलब इसको हम कहते हैं हिंदी में संगत कोण। संगत कोण, जैसे अगर कोई दो कोण ऐसे होते हैं जिनके बीच एक कॉमन भुजा होती है, अब ये दोनों कोण आपके संगत कोण कहलाते हैं, जिनके बीच जब एक भुजा उनकी कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, किसी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने पर एक कोण बनता है। जैसे अभी हमने ओ कहा, इसको ए कहा, इसको बी कहा, सी कहा। मैंने देखा कि दो कोण मेरे सामने बन के आए, एक कोण बना है ए ओ बी और दूसरा कोण मेरे पास, इसका मान थीटा है, दूसरा कोण मेरे पास है बी ओ सी, इसका मान क्या है, बीटा है। अब इन दोनों कोणों को हम लोग क्या कह सकते हैं, संगत कोण, या हम इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, साथ में समकक्ष एक दूसरे के लगे। इनमें सबसे बड़ी चीज़ है जो लाइन हमारे पास ओ बी है वो दोनों में कॉमन बनी हुई है, तो ऐसे कोण को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, अब कोटि पूरक कोण क्या होता है देखिएगा। अब कोटि पूरक कोण का मतलब वह कोण होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, ऐसे कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब अगर हम कहें कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तब वह कोण कोटि पूरक कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने एक थीटा ले लिया, या ऐसे हम कह दें एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर एक मैंने 40 डिग्री रख दिया तो एक 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर मैंने एक 30 डिग्री रख दिया तो एक 60 भी लिखा ही मैंने, एक 20 डिग्री रख दिया तो एक आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार के कोणों को हम, इसका मतलब फाइनली हम कह दें एक थीटा रख दिया तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर समझिएगा, समपूरक कोण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समपूरक कोण। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग इसमें जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐसे दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तब दोनों कोण समपूरक कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने एक को, देखिए अब ऐसे अगर मैंने एक को 70 डिग्री माना तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अगर एक को मैंने जो है 90 डिग्री माना तो अगला 90 डिग्री हो जाएगा। एक को अगर मैंने 115 डिग्री माना तो अगला 65 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर एक को थीटा माना तो दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। ये दोनों कोण आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे देखिएगा आप सब लोग, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिएगा, इसको समझिएगा। जब दो लाइन एक दूसरे को मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस समय के जो कोण होते हैं उन दोनों के बीच में, वो आपके एक दूसरे के दोनों का योग क्या, दोनों वर्टिकली अपोजिट मतलब दोनों का योग, इधर 180 इधर भी 180, मतलब एक कोण इस कोण के बराबर होता है, एक कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर मान लो इंटरसेक्शन O पे हो रहा है, लाइन AB थी और यहाँ पे लाइन CD थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOB, मतलब A एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जबकि एंगल AOD बराबर एंगल COB, मतलब A एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और दोनों कोणों का जो इक्वलिटी होती है, दोनों आपस में बराबर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, ये थे कुछ कोण हमारे जो आपने पढ़ा, अभी आपको समझ में आया होगा होप सो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला पार्ट है हमारे पास वो लाइन से रिलेटेड है, रेखाओं से रिलेटेड है। तो रेखाओं से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा सब लोग, आप लोग, टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। जैसे मैंने आपको रेखा बताया कि दो बिंदुओं के मिलने से रेखा बनती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा आपकी जो है अभी तो केवल लाइन है, लाइन सेगमेंट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, मतलब पहली रेखा को हम स्ट्रेट लाइन कहें। देखिए लेख रेखाएं कैसी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन जिसको हम कहेंगे सीधी रेखा, दूसरी होती है कर्व्ड लाइन मतलब वक्र रेखा। जब रेखा सीधी दिशा में चलती है तो ऐसी रेखाओं को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जब रेखाएं कुछ इस तरह के मूवमेंट पे चलती हैं तो ऐसी रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं, कर्व्ड लाइन कहते हैं। हमारा जो पोर्शन है वो सीधी रेखा पे आधारित है, इसलिए सीधी रेखा को ही आप लोग लेके चलिएगा। सीधी रेखा की बात करें तो सीधी रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन में जो पहला पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं उसको देखिएगा। किसी एक रेखा पर आप देखिए, मान लीजिए ऐसे कोई रेखा है, इस पे कई सारे बिंदु आ सकते हैं, मतलब अनंत बिंदु आ सकते हैं। किसी एक रेखा पर अनंत बिंदु डाले जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बिंदुओं को किसी एक रेखा पर रखा जा सकता है, सेटिस्फाई कराया जा सकता है। दूसरी बात हम अगर करें कि मतलब एक बिंदु से होकर के कई सारी रेखाएं डाली जा सकती हैं, अनंत रेखाएं डाली जा सकती हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है कि मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदु डाले जा सकते हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं डाली जा सकती हैं। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु डाले जा सकते हैं, जबकि एक बिंदु से भी अनंत रेखाएं भी डाली जा सकती हैं। चलिए, तो समझ में आया होगा आप लोग को। तीसरी बात करिए यहाँ पे, इसके बाद दो रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती हैं। इनको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझिएगा, जैसे लाइन AB है, दूसरा लाइन CD है, तो AB और CD एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती हैं, प्रतिच्छेद करके जाती हैं। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी होना। इसके बाद की स्थितियों की बात करते हैं। अभी इसी रेखा के प्रकार को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथा नंबर देखिएगा, पैरेलल लाइंस, इसको कहेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखा। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी एक निश्चित होती है, मतलब फिक्स होती है, जैसे इसको हमने कहा AB है, इसको मैंने कहा CD है, दोनों एक ही फ्लो में चल रही हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहेगी। तो कह सकते हैं दो रेखाएं जिनकी दूरियां
अनंत तक समान रहे और वे एक दूसरे को वे कभी प्रतिच्छेद ना करें, छेद ना करें, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। मतलब ये रेखाएं कभी भी लाइफ में एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, ऐसे मूव करती रहेंगी, इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ती रहेंगी। हाँ, इनके बीच की दूरियां जैसे रेल की पटरी होती है, वो भले ही सीधी रेखा नहीं होती लेकिन समांतर होती है, क्योंकि उन सब के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, तभी रेल की लाइन उसी तरह से बनाई जाती है। तो आपको इस तरह की दो रेखाओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, इन्फिनाइट टाइम तक ऐसे ही मूव करती रहती। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिएगा 5वां नंबर, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। इसको समझिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर लाइंस को। दो रेखाओं के बीच जब कोण 90 डिग्री का बन जाता है, देखिए एक लाइन ए बी है और एक बी सी है, जब दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो वह रेखाएं लंबवत रेखा कहलाती हैं, लंबवत रेखा कहलाती हैं। मतलब आप ये समझिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कुछ ऐसे जाके मिलती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, एक दूसरे की लंबवत रेखा कहते हैं। अगला देख लीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर। एक लाइन जो होती है वो कोणार्धक होती है, इसको कहते हैं कोणार्धक। एक लाइन कोणार्धक तब होती है जब किसी कोण को बाइसेक्ट करती है। अगर मान लीजिए कोण है, एक कोण है थीटा, एक लाइन इधर से गुजरी, ए बी था, बी सी था, एक लाइन ऐसे गुजरी जो सी डी बी डी थी, बी डी ने इसको बना दिया θ/2, इसको भी बना दिया θ/2। मतलब अगर पूरा थीटा था तो θ/2 बन गया θ/2। जैसे अगर ये 60 डिग्री होता तो 30 बन जाता है, 30 बन जाता। तो इस समय जो बी डी लाइन है इस कोण थीटा की कोणार्धक कहलाएगी, ठीक है, इस कोण की कोणार्धक कहलाएगी। इसी तरह से एक और होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको कहते हैं लंबार्धक। जैसे अगर कोई लाइन है, एक लाइन आए कोई ऐसे ऊपर से, देखिए ध्यान से, ऊपर से आए, इस पे समकोण भी बनाए और इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित भी कर दे। इस समय जो रेखा हमारे पास सी डी आई है, ए इसकी कोणार्धक कहलाती है, इसको लंबार्धक कहलाती है। जब इस पे लंब भी डालती है, लंब मतलब 90 डिग्री बनाती हो, और साथ साथ इस रेखा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देती है, तो ऐसी रेखा को हम लोग लंबार्धक रेखा भी कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति समझिएगा आप लोग, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इस पे क्वेश्चन श्योर आएगा एग्जाम में। देखिएगा क्या होता है, एक नोट हम आपको करके बताते हैं। मतलब इसमें हमें आपको बताएंगे कि अगर जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, मतलब पैरेलल हो, और एक दूसरे उनको एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन जाके प्रतिच्छेद करे, तो क्या स्थिति हो सकती है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करे। देखिए कैसे, ये देखिए दो सरल समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर थी, एक रेखा यल थी, दूसरी रेखा एम थी। एक सरल रेखा सपोज करो ए बी ने इसको प्रतिच्छेद किया, तो प्रतिच्छेद किया तो ऐसी स्थिति में 8 कोण टोटल बनते हैं। देख लीजिए आप सब लोग, 8 कोण बनते हैं। इसको नंबर 1 कह दिया, नंबर 2 कह दिया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर, ये 8 कोण टोटल बन के आए हैं। अब इन 8 कोणों की स्थिति, मतलब क्या क्या बताया मैंने, जब दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखा यल और एम क्या है आपस में
ये समांतर का सिंबल होता है। दो रेखाएं एलएम समांतर थी, ए भी उनको जाके प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पे? इसको सपोज करो एम पे कर रही है, इसको सपोज करो या हम कह दे ओ पे कर रही है, जो भी आप समझिए, फिलहाल इसको वैसे जो भूल जाइए। प्रतिच्छेद करें, 8 टोटल कोण बन के आ रहे हैं। इन कोणों के बीच संबंध क्या क्या हो सकते हैं समझिए। संबंध कुछ इस प्रकार की बनेंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। पहला देखिए कि एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं एकांतर अंतःखंड अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण कौन होता है? 4 6 के और 3 5 के। तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा और एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, आपको यही समझ में आ जाएगा। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया कि जब दो रेखाएं, दो सरल रेखा, समांतर रेखाओं को एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करें तो पहला पॉइंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण बराबर होते थे। एकांतर अंतःकोण कौन बनेगा? 4 6 के और 3 5 के बराबर होगा। दूसरी बात करो, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसको कहते हैं संगत कोण। संगत कोण, अब देख लीजिए, संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर संगत कौन होता है? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर होते हैं। संगत मतलब जैसे इस लाइन पे जिस जगह पे जो कोण है, इसी लाइन पे उसी जगह पे कौन कोण है। जैसे मैं देख लूँ 2 बराबर 6 हो जाए, हाँ, एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाए, एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाए, एंगल 4 बराबर एंगल 8 हो जाए, एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो जाए। तो क्या बताया? एंगल 1 5 के बराबर हो जाए, 2 6 के बराबर हो जाए, 4 8 के बराबर हो जाए, 3 7 के बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरी स्थिति देखिए आप सब लोग, आप सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण के बाद अगली स्थिति हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, बराबर होते हैं। ये तो आपको मैंने अभी पहले बताया था, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए कौन कौन शीर्षाभिमुख है। एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 7 होगा और एंगल 6 बराबर एंगल 8 होगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चौथा नंबर देखिएगा सब लोग, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण। अंतःकोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। को इंटीरियर देख लीजिए क्या होगा। को इंटीरियर में आपको हम बता दें 4 + 5, 4 + 5, एंगल 3 + एंगल 6, इसका योग भी 180 डिग्री होता है, समकोण नहीं होगा। को इंटीरियर अंतःकोण संपूरक होते हैं, मतलब एक तरह से क्या हो गए, आपस में संपूरक होने का मतलब होता है कि एक तरह से इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होता है, संपूरक होते हैं, कोटिपूरक नहीं होते। 180 डिग्री ये भी हो जाएगा, 180 डिग्री ये भी हो जाएगा। तो अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो मतलब इनका योग 180, इनका भी योग 180 डिग्री के बराबर होगा। एक और स्थिति की बात है तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पांचवा अंतिम केस है हमारे पास, ये छठा नंबर देख लीजिए, पांचवा नंबर है, मैं यहीं पे कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा पांचवें नंबर को। पांचवा नंबर ये है कि लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म समकोण होते हैं। रैखिक युग्म जिसको कहते हैं लीनियर पेयर संपूरक होते हैं, मतलब एक तरह से 180 डिग्री के बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे, एंगल 1 + 2
एंगल 1 + 4, एंगल 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 4 + 3 + 4, ये सब के सब अलग अलग 180 अंश के बराबर होंगे। दूसरी चीज, एंगल 5 + एंगल 6, एंगल 5 + एंगल 8, एंगल 6 + एंगल 7, एंगल 8 + एंगल 7, ये भी आपका 180 अंश के बराबर। सब अलग अलग होंगे, ना कि इसके तरह के होंगे। मतलब इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा, इन दोनों का योग भी होगा, इन दोनों का योग भी होगा, इन दोनों का भी, मतलब जितने पेयर आपको रैखिक योग में बनेंगे वो सब के सब एक दूसरे के सबका सब जो एक बनेगा 180 अंश के बराबर होगा। मैं एक बार फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर दो सरल समांतर रेखाओं को एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करे तो पहली स्थिति बनती है अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एकांतर अंतःखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण बराबर 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण 2 6 के बराबर, 1 5 के बराबर, 4 8 के बराबर, 3 7 के बराबर लिखा हुआ है। तीसरी स्थिति वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 7 के बराबर, 6 8 के बराबर होता है। कोइंटीरियर अंतःकोण, इन दोनों का योग 180 अंश, इन दोनों का योग 180 अंश। लीनियर पेयर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, जो भी पॉसिबल पेयर बनेगा उन सब का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था जिसको आप लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं जो अगला पार्ट रहेगा हमारा, इसी पे आज की क्लास थोड़ी रजिस्टर हुई, जिसके हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे का जो भी रहेगा हम कंप्लीट करवाएंगे आपसे लाइव रह के। आज की क्लास में जितना आपने पढ़ा है इसी का यूज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हम आपको इन्हीं तरह के रेखा और कोणों के बारे में हम उनके एप्लीकेशंस को लेकर के नए फिगर को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही करिए, इसको कंप्लीट करिए, समझिए। अगली क्लास में आते हैं तो इसके आगे कॉन्सेप्ट को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए